हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12th का चैप्टर 8 समकालीन कविता। आज की कविता राजेश जोशी तथा नरेश सक्सेना जी की। आइए इसको पहले रीड कर लेते हैं एंड देन फिर हम अपने कविता की तरफ चलेंगे। आज कविता लेखन की परंपरा अनेक रूपों में विद्यमान है। आम लोगों के जीवन की अभिव्यक्ति भी है, जैसे किसान वर्ग, मजदूर और वंचित समूह आदि। राजनीतिक संदर्भ पर आधारित कविताओं की संख्या आज बढ़ गई है। साथ ही स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, दिव्यांग विमर्श आदि का प्रचलन कविता में बढ़ गया है। भाषा और शिल्प के स्तर पर भी अनेक नए प्रयोग होने लगे हैं, जैसे सपाट बयानी, नए दृश्य बिंब विधान, नए मुहावरे, नवगीत आदि। इस पाठ में समकालीन कविता के दो प्रमुख कवियों राजेश जोशी और नरेश सक्सेना की कविताएं पढ़ते हैं। हम यहाँ पर राजेश जोशी जी और नरेश सक्सेना जी की कविताओं को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप परिवार और समाज के प्रति संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। संयुक्त परिवार के टूटने के कारण सामाजिक संबंधों में आए बदलाव का वर्णन कर सकते हैं। संयुक्त परिवार के गुणों और एकल परिवार के अवगुणों को भी बता सकते हैं। कविता के भाव सौंदर्य को, शिल्प सौंदर्य को बता सकते हैं। संयुक्त परिवार एवं नक्शे कविताओं का भाव सौंदर्य प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्यावरण तथा वैश्विक एवं सामाजिक बदलाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। संयुक्त परिवार तथा नक्शे कविता की भाषा संरचना, शिल्प सौंदर्य का भी विश्लेषण कर सकते हैं। हिंदी कविता की परंपरा के साथ साथ आधुनिक कविता के नए रूपों का वर्णन भी आप कर सकते हैं। हमारी पहली कविता है राजेश जोशी जी की संयुक्त परिवार। फ्रेंड्स, परिवार को समाज की पहली इकाई माना जाता है। परिवार को ही हमारी पहली पाठशाला माना जाता है। हम बहुत कुछ परिवार से ही सीखते हैं। एक संस्था के रूप में आज परिवार का आकार और इसकी स्थिति बदलती जा रही है। आधुनिक रहन सहन, जीवन शैली और बदलते मूल्यों के कारण संयुक्त परिवार टूटकर अब एकल परिवार में बदल रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक संबंध भी बिखरने लगे हैं। बाजार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आइए इस टूटते बिखरते इन सामाजिक संबंधों को आधार बनाकर लिखी गई राजेश जोशी जी की कविता संयुक्त परिवार को पढ़ते हैं। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है, घर के ताले में उसकी पर्ची घुसी है। आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को। चली गई है सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ। रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक ना पिया हो। सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है कि इस तरह किसी के घर से लौट जाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर कविता की शुरुआत किसी व्यक्ति के दरवाजे पर ताला लगा देखकर लौट जाने से हुई है। कवि बताता है कि दरवाजे में ताला लगा देखकर किसी आगंतुक ने ताले में एक पर्ची लगा दी है। संभव है पर्ची में उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और आने का कारण भी लिखा हो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। आप जानते हैं कि एकल परिवार अर्थात परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे होते हैं, सभी सदस्य घर से बाहर होते हैं तो दरवाजे पर ताला लग जाता है। किंतु संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन आदि होते हैं, घर में ताला लगाने की ज़रूरत कभी नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई सदस्य घर में हमेशा मौजूद रहता है। एक परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों से घर से बाहर जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें घर के दरवाजे पर ताला लगाना पड़ता है। कवि इस बात से चिंतित है कि मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति मिले बिना लौटकर चला गया है। उसकी चिंता का विषय यह भी है कि वह व्यक्ति जाने किस काम से आया होगा। उसके पास बहुत सी बातें रही होंगी कहने के लिए, लेकिन बिना कहे ही वह लौट गया होगा। कवि उसके लौट जाने से व्यथित है और वह उसके प्यासे होने के बारे में भी सोचता है। यह भी सोचता है कि शायद वह मेरे साथ चाय पीने की इच्छा से भी आया हो। घर के ताले में पर्ची का लगा होना व्यक्ति का समाज से संवाद के टूट जाने की त्रासदी को दिखाता है। ताले में पर्ची लगी देखकर कवि बेचैन और चिंतित है कि न जाने वह
वे आगंतुक यानी कि वे मेहमान किस काम से आया होगा। शायद कुछ कहना चाह रहा होगा। अगर वे कहीं दूर से आया होगा तो उसने पानी तक नहीं पिया होगा। कवि को इसका भी पछतावा है कि वे सारी सूचनाएं जो उसे उस मेहमान से मिलती उससे वह वंचित रह गया है। आपने यह देखा होगा कि चाय पीते हुए लोग अपने सुख दुख की बातें किया करते हैं। यहाँ कवि को इस बात का दुख है कि वह आगंतुक यानी कि वह अतिथि जो लौट गया शायद मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहता होगा। इस तरह से राजेश जोशी जी सोचते हैं। आइए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। वहाँ बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे। सारे भाई बहन कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था। घर में पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था। हर आने वाले को पूछ लिया जाता था कि गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं ईन मीन 3 जन। निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ। घर सूना छोड़कर यह छोटा सा एकल परिवार। कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरे को काटने को दौड़ता है घर। अब यहाँ पर राजेश जोशी जी कहते हैं हमारी परंपरा में अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन होता है। अर्थात हमारे यहाँ वैदिक युग से ही अतिथि को देवता के समान माना जाता है। कवि को इस बात का बहुत दुख है कि उसके पैतृक घर से कभी कोई इस तरह नहीं लौटा। किसी मेहमान का लौट जाना कवि के लिए एक कष्टदायक घटना है। उसे याद आते ही संयुक्त परिवार में रहने वाले दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन सभी साथ साथ रहते थे। यहाँ कवि की स्मृति बार बार अपने घर की ओर जाती है। कविता के इस अंश में कवि उपभोक्तावादी संस्कृति पर आधारित नगरीय जीवन शैली की तुलना ग्रामीण जीवन शैली से करता है, अर्थात शहरों की गांवों से तुलना करता है, जहां उसके लिए पहले घर का मतलब एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। अर्थात गाँव में जो संयुक्त परिवार होता था। कवि अपने बचपन के उस पैतृक घर को याद करता है जहाँ कभी कोई दरवाजे से ताला देखकर नहीं लौटा था। आज की नगरीय जीवन शैली में परिवार का दायित्व सभी पर है, जिसके कारण प्रायः कार्य दिवसों पर घर में कोई मौजूद नहीं रहता। अर्थात जब भी कोई फंक्शंस होता है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं रहता। दरवाजे पर लगा ताला उसी का सूचक है। कवि के शब्दों में अब इस घर में रहते हैं ईन मीन 3 जन। अर्थात बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था के दबाव के कारण लोग अपने कस्बों और गाँवों से पलायन करते हुए जब महानगरों की ओर जाते हैं तब प्रायः पति पत्नी और बच्चे ही उस परिवार में रहते हैं। दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं। कवि घर के सूनेपन के एहसास से घबराते हैं। खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा है। मनुष्य की सामाजिकता उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वह अकेले नहीं जी सकता, कवि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। आइए हम अपनी थर्ड पंक्ति को देखते हैं कि थर्ड पंक्ति हमें क्या बताना चाह रहा है। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग। तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। कवि यहाँ उस समय को याद कर रहा है जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे, जिसके विपरीत आज एकल परिवार में सभी लोग जीवन की अपनी अपनी ज़रूरतों में उलझे हुए हैं। ऐसी जीवन शैली के कारण एक और लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है तो दूसरी ओर चोरों को सुनहरा अवसर भी मिल जाता है। घरों में लगे इन तालों ने लोगों को अपने आस पड़ोस से काट दिया है। लोग ना तो एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं और ना ही दुख के समय एक दूसरे के काम आते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि ना तो लोग अपने नाते रिश्तेदार के साथ रहते हैं और ना ही पड़ोसियों से मित्रता कायम करते हैं। उन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है। लोग मोबाइल आदि माध्यमों के जरिए बधाई और शोक के संदेश भेज देते हैं। कवि को परिवार टूटने का एहसास बार बार सताता है। संयुक्त परिवार के टूटने से अनेक स्तरों और मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है। ये मूल्य ही परंपरा, संस्कृति और मर्यादा के नाम से जाने जाते हैं।
उन्हें इस बात की शिकायत भी है, कवि को इस बात की शिकायत भी है कि पूंजीवाद, व्यक्तिवाद ने हमारी मूल्य व्यवस्था को बेहद क्षति पहुंचाई है, अर्थात बदल के रख दिया है। कवि संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने की प्रक्रिया में पूर्वजों और अपनी पीढ़ी के बीच के अंतर पर ध्यान देते हैं। कवि कहते हैं, जहाँ उनके बाबा को सारा शहर जानता था, वहीं उनके पिता की पीढ़ी से अजनबीपन का यह दौर शुरू हो गया था। लेकिन तब भी उनके पिता को 4 मोहल्ले के लोग जानते थे, लेकिन कवि की पीढ़ी में उसके पड़ोसी तक उनका नाम नहीं जानते हैं। द्वार पर आया हुआ अतिथि दरवाजे का ताला देखकर कवि के घर से लौट जाता है। यह ताला आज नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव को दिखाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारे राजेश जोशी जी की कविता। आइए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बौद्ध प्रश्न 8.1 है। क्वेश्चन 1, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो आंसर ग है, जिस परिवार में पिता की ओर के सभी सगे संबंधी रहते हैं। क्वेश्चन 2 है, संयुक्त परिवार के टूटने का क्या कारण है? तो बाजारीकरण, पश्चिमी संस्कृति, व्यक्तिवाद और पूंजीवाद, इसमें से उपरोक्त सभी आएगा। थर्ड है, इन मीन 3 जन से कवि का क्या अभिप्राय है? तो ग है इसका आंसर। इसका आशय 1, 2, 3 की संख्या से है। पाठगत प्रश्न 8.1 का 1 है हमारा, ताला किसका प्रतीक है? घर में किसी के न होने का। सेकंड है, कवि को किस बात का पछतावा है? किसी के लौट जाने का। थर्ड है, चाय की क्या सामाजिक भूमिका है? ये लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर देता है। फोर्थ है, किसी का घर से लौट जाना कवि की परेशानी का कारण क्यों है? तो कवि के घर से अब तक कोई अतिथि बिना मिले नहीं लौटा था, यही उसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है पाठगत प्रश्न 8.2, इसमें हमें रॉन्ग एंड राइट बताना है। तो का है, संयुक्त परिवार में अतिथि हमेशा लौट जाया करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। खा है, संयुक्त परिवार में अतिथि बिना स्वागत के नहीं लौटते, बिल्कुल सही है। ग है, एकल परिवार में दादा दादी रहते हैं, ये गलत है। घ है, संयुक्त परिवार में इन मीन 3 जन ही रहते हैं, तो ये भी गलत है। एकल परिवार वाला खाली घर काटने को दौड़ता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पाठगत प्रश्न 8.3 1 है, चोरों को सहूलियत होने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घर में ताले लगने लगे हैं। सेकंड है, कवि के अनुसार हमारे परिवार और समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं? तो घ है, लोग अवसर विशेष पर ही एकत्रित होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोएम एंड उसके मल्टीपल चॉइस कंप्लीट होते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं एंड देन उसको रीड करके हम अच्छे से समझते हैं। हमारी सेकंड पोएम है नरेश सक्सेना जी का, जिसका नाम है नक्शे। आदिकाल, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के कई कवियों की कविताएं हम पढ़ चुके हैं। मैथिली भाषा, ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा की कविताओं को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सी? खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का सीधा संबंध आधुनिक काल की कविताओं एवं कवियों से है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ अगर 1850 से माने तो आधुनिक काल का दायरा लगभग 150 वर्षों का ठहरता है। नरेश सक्सेना जी आधुनिक काल के भी सबसे आधुनिक कवियों में से एक हैं। पिछले 50-60 वर्षों में हिंदी कविता लेखन के क्षेत्र में वह सक्रिय रहे हैं। उनको पढ़ना और जानना आधुनिक समय और समाज के बदलाव को जानना है। नरेश सक्सेना की कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य के विविध रूपों, इंजीनियरिंग पेशे के अनुभव एवं मानवता के प्रति अपार प्रेम से भरी हुई है। वैश्वीकरण के पश्चात बदलती हुई विश्व व्यवस्था, बाजारवाद के प्रति प्रतिरोध की भावना एवं पर्यावरण की चिंता भी नरेश जी की कविताओं में हमें दिखाई पड़ता है। नक्शे कविता को पढ़ते हुए आप इन बातों को और भी गहराई से समझ पाएंगे। आइए पढ़ते हैं हम अपनी मूल पाठ को, मूल कविता को, जिसके कवि हैं नरेश सक्सेना जी। इस कविता में नरेश सक्सेना जी प्राकृतिक और पर्यावरण की बुरी अवस्था के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। नक्शा। नक्शे में जंगल है, पेड़ नहीं। नक्शे में नदियां हैं, पानी नहीं। नक्शे में पहाड़ हैं, पत्थर नहीं। नक्शे में देश हैं, लोग नहीं। समझ ही गए होंगे आप कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। फ्रेंड्स, आप अलग अलग तरह के नक्शों का मुआयना कर चुके हैं।
आपने भारत और उसके सीमावर्ती देशों का नक्शा देखा है, आपने राज्य और पड़ोसी राज्यों का नक्शा देखा है, अपनी ज़मीन और मकान का नक्शा देखा है। आजकल तो मकान से लेकर दुकान तक, विद्यालय से लेकर अस्पताल तक, हकीकत से लेकर ख्वाब तक हर चीज़ का नक्शा है आपके समक्ष विज्ञापन दे देकर प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कभी किसी एक नक्शे के बारे में बात करने की बजाय नक्शे यानी कि बहुवचन, एक होता है नक्शा यानी कि एक वचन, लेकिन यहाँ पर हमारे पोएट ने नक्शे के बारे में बात किया है यानी कि बहुवचन। कवि कहना चाहते हैं कि जाने अनजाने आज के समय में हम सब किसी न किसी नक्शे में रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह नक्शे है कैसा है। ये ऐसे नक्शे हैं जिसमें जंगल तो है पर पेड़ नहीं, नदियां हैं पर पानी नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, और तो और इन नक्शों में देश हैं, देश दिखाई पड़ते हैं पर लोगों का नामो निशान नहीं है। मतलब भौगोलिक रूप से तो ये चीज़ें मौजूद है, किंतु उनका प्राण तत्व, उनकी जीवंतता गायब है। नदी का पानी के बिना, पहाड़ का पत्थरों के बिना और देश का लोगों के बिना क्या अस्तित्व रह जाता है। ज़रा आप भी सोच सकते हैं। ऐसे नक्शे अस्तित्व में हैं, लोगों को अपनी ओर अपने रंग रोगन और योजनाओं से आकर्षित भी कर रहे हैं। अब पोएट यहाँ पे कहते हैं, बाज़ार में तो ऐसे नक्शों की भरमार है, बस इन नक्शों में मानवता, संवेदनाओं की जगह नहीं है। वैसे भी बाज़ार में पदार्थ और उत्पादन की जगह होती है, संवेदनाओं और मानवता की नहीं। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी पैंटों और चंपलों से लेकर बल्दियत और चोटों के निशान, नब्ज़, रक्तचाप और तापमान, स्वप्न और स्मृति सहित नब चुके हैं और नक्शे तैयार हैं। नक्शों में नदियाँ अब भी कितनी साफ़ हैं और चमकदार, कहती हुई हमें तो अब यही अच्छा लगता है। आगे की पंक्तियों में अपनी बात को बढ़ाते हुए कवि कहता है कि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें भी इन नक्शों की भेंट चढ़ चुकी है। पैंट और चप्पल उन छोटी चीज़ों के प्रतीक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। बल्दियत से इशारा उन चीज़ों के प्रति है जो हमें अपने पुरखों और अपनी परंपरा से मिलता है। चोटों के निशान हमारी स्मृति और सुख दुख का हिस्सा हैं। जो नितांत व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जैसे नब्ज़, रक्तचाप और तापमान, हमारे शरीर के उन हिस्सों की ओर संकेत कर रहे हैं जिन पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए, चाहे वे शारीरिक बीमारी के रूप में हो क्यों न हो। परंतु नक्शे के इस ज़माने में कुछ भी हमारा नहीं है, ना ही स्वप्न और ना ही स्मृति। ये सभी के सभी वस्तु और उत्पाद के रूप में बदल गए हैं, किसी न किसी नक्शे में समा गए हैं। मतलब कि हम और हमारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और तरह तरह के नक्शे तैयार होते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, प्रकृति का इतना दोहन हो रहा है कि वह अपना मूल रूप ही खोती जा रही हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं। दूसरी तरफ तरह तरह के चमकदार नक्शे हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पर चुटकुली कहते हुए कवि लिखते हैं कि अब तो नदियाँ भी कहने लगी हैं कि उन्हें भी नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ नक्शों में ही नदियाँ साफ़ और चमकदार दिखाई देती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण की वर्तमान परिस्थिति पर गहरा व्यंग्य किया है किसने? कवि ने। नदियों के माध्यम से यह कवि की अपनी भावना अभिव्यक्त हुई है कि एक तरफ आक्रोश है प्राकृतिक पर्यावरण और नदियों की दुरावस्था यानी कि बुरी अवस्था है, तथा नक्शा प्रस्तुत करने वालों में कोई ना कोई संबंध तो आवश्यक है। कहीं इस दुरावस्था के जिम्मेदार वे भी तो नहीं हैं? जरा सोचिए और पर्यावरण के प्रति सचेत लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पंक्ति है, नक्शों में गतियाँ हैं, लक्ष्य है, दिशाएं हैं, अतीत है, भविष्य है और सब तरह के रंग क्या नहीं हैं। बाजरे की रोटियां और धनिए पुदीने की चटनी तक नक्शे में जा चुकी हैं। एक लंबे क्यू में खड़े बदहवास हम पूछते हैं, भाई साहब कहीं हम नक्शे से बाहर तो नहीं छूट जाएंगे। अब यहाँ पर नक्शे की शक्ति का उल्लेख करते हुए कवि लिखते हैं कि इन नक्शों में कोई कमी नहीं है। जो जो चीज़ें हमारे जीवन से गायब हो चुकी हैं वे भी यहाँ मौजूद हैं। अतीत और भविष्य के तमाम रंग यहाँ मौजूद हैं। हमारी परंपरा से लेकर अगले कई वर्षों की योजनाएं, लक्ष्य, भविष्य की दशा दिशा सब कुछ यहाँ मौजूद है उत्पाद के रूप में। ऐसी गति और कहाँ दिखेगी जहाँ एक नज़र में आप सैकड़ों वर्ष आगे और पीछे देख सकते हैं। यहाँ तक कि बाजरे की रोटी, धनिए की चटनी यानी कि हमारा स्वाद तक उत्पाद बनकर नक्शे में समा चुका है।
गूगल के नक्शे में आपको जगह जगह से लेकर स्वाद तक की सूचना देने वाले सभी ऐप भी मौजूद हैं और हमारी छोटी से छोटी सूचनाएं उनके ऐप में दर्ज हैं। हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी जगह क्या नहीं है उनके पास। अब नक्शे में क्या है क्या नहीं है इतनी बात कर लेने के बाद एक सामान्य और इस नई व्यवस्था के से अनजान व्यक्ति के प्रश्न से कविता अपनी भाव भंगिमा बदलती है। यानी इस व्यवस्था में नक्शे ने ऐसा आकर्षण और आवश्यकता पैदा कर दी है कि हर किसी को नक्शे में शामिल रहने की श्रेष्ठ लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हम पूछते हैं मैं, यानी कि हम कौन हैं? हम इस व्यवस्था के शिकार वे तमाम लोग हैं जो किसी भी कीमत पर नक्शे में शामिल हो जाना चाहते हैं, जिन्हें वर्तमान और खुद पर भरोसा ही नहीं है और भविष्य की चिंता से वे भयभीत हैं। नक्शे से बाहर छूटने की आशंका उनके इसी भय को अभिव्यक्त करती है। अब नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, नक्शों में सबसे खतरनाक चीज़ होती है उनका पैमाना। पैमाना घटाते हैं, बौने हो जाते हैं पहाड़, समुद्र पोखर हो जाते हैं, शहरों को छोड़िए छोटे मोटे देश तक गायब हो जाते हैं। इसमें क्रूसुरार नक्शे नहीं, आंखें ठहराई जाती हैं। तबरी की जगह नहीं है ये, नक्शों से फ़ौरन बाहर निकल आइए। मुझे लगता है कि एक दिन सारे नक्शों को मोड़कर जेब में रख लेगा कोई मसखरा और चलता बनेगा। अब यहाँ पर अभी तक कवि नक्शे के स्वरूप और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं पैमानों को सबसे खतरनाक क्यों बताया गया है। यहाँ पर अब तक आप पढ़ चुके हैं कि तय किए गए पैमाने के अनुसार ही नक्शे में किसी जगह की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल तय होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि पैमाना घटाते ही पहाड़, शहर, समुद्र तो छोड़िए देश तक नक्शे से गायब हो जाते हैं। यानी नक्शे में कौन रहेगा और कौन नहीं ये पैमाने से ही तय होता है। उदाहरण के लिए अगर पैमाने में अगर 100 मीटर को एक इकाई मान लिया गया तो नक्शे में 100 किलोमीटर से छोटी जगह नहीं के बराबर दिखाई देगी। और मज़े की बात तो ये है कि इसके लिए दोषी ना तो नक्शे को ठहराया जाता है और ना ही नक्शे के योजनाकार को, बल्कि दोषी उन लोगों को माना जाता है जो उस नक्शे को देखते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं। विश्व की तमाम योजनाएं एवं देश की विभिन्न सरकारी योजनाएं इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जहां योजनाओं में शामिल नहीं होने की सारी जिम्मेदारी आम नागरिकों पर ही डाल दी जाती है। इसलिए कवि कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन नक्शों से बाहर निकल आइए। यह कोई आनंद या घूमने फिरने की जगह नहीं है। पता नहीं इन नक्शों की योजनाएं किस उद्देश्य से बनाई गई हो। कवि आशंका व्यक्त करता है यहाँ पर कि ना जाने इन नक्शों के पीछे कौन कौन से षड्यंत्र हो या फिर कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकता है जो व्यक्ति को मूर्ख बना रहा हो। कवि को लगता है कि एक दिन कोई परिहास करने वाला व्यक्ति सारे नक्शों को लेकर चलता बनेगा और हम ठगे ठगे से रह जाएंगे। नक्शे की राजनीति करने वाली व्यक्ति हमारे वश में नहीं है, किंतु हम तो अपने आप को इन योजनाओं और नक्शों से बाहर तो निकाल सकते हैं। इसलिए कवि कविता के अंत में तमाम लोगों से अपील करता है कि नक्शों से फ़ौरन बाहर निकल आइए। प्राकृतिक और मानवता के हित में यही है कि मनुष्य नक्शे में शामिल होने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकल जाए। फ्रेंड्स, ये थे हमारी कविता जिसमें नरेश सक्सेना जी ने प्रकृति और पर्यावरण की बुरी अवस्था के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है और व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, हमारी दोनों पोएम कंप्लीट हो चुके हैं एंड देन आइए देखते हैं हम अपने दोनों पोएट्स के बारे में। राजेश जोशी। संयुक्त परिवार कविता के लेखक राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने प्राणी शास्त्र में MSc और समाज शास्त्र में MA की पढ़ाई की है। उन्होंने कुछ दिनों तक विद्यालय में अध्यापक की नौकरी की और बाद में बैंक की नौकरी करते हुए अवकाश लिया। राजेश जोशी की अनेक कविताओं का भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका था। ये थे हमारे राजेश जोशी जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को, जिन्होंने MSc एंड MA की पढ़ाई भी की थी। एंड देन हम देखते हैं नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना का जन्म 16 जनवरी 1939 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता की नौकरी के कारण उनका बचपन जंगलों में नदियों के किनारे बीता था। प्रकृति की स्वच्छंदता और उन्मुक्तता का यही अनुभव उनकी कविताओं में पर्यावरण की चिंता के प्रति अभिव्यक्त होता है। नरेश सक्सेना जी की कविताओं में
पर्यावरण की चिंता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इंजीनियरिंग पेशे का अनुभव मौजूद है। इन्हें हरित कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन सारी विशेषताओं के साथ साथ मानवता के प्रति उनके प्रेम से इनकी कविताएं परिपूर्ण हैं। इसलिए सिर्फ राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व की चिंताएं भी उनकी कविताओं में अभिव्यक्त होती हैं। इनकी कविताएं आम बोलचाल की भाषा में होती हैं। अब तक की इनकी 2 कविता संग्रह हैं, समुद्र पर हो रही बारिश तथा सुनो चारुशीला। ये थे हमारे नरेश सक्सेना जी, जिनके बारे में आपने जाना, पढ़ा। इनकी कविताओं को आपने पढ़ा किस तरह से दोनों कविताएं कितनी अच्छी थी, जो व्यक्ति को जागरूक करती थी। एंड देन चलते हैं हम अपने पाठांत प्रश्न की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। 8.11 का पाठांत प्रश्न। क्वेश्चन 1 है हमारा, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें दादा, दादी, चाचा, चाची सहित चचेरे भाई बहन आदि होते हैं, वही संयुक्त परिवार कहलाता है। सेकंड है हमारा, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं, अपने विचार लिखिए। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि जो बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था के दबाव के कारण लोग अपने कस्बों और गांव से पलायन करते हुए जब महानगरों की ओर आते हैं, तब प्रायः उनके साथ पति, पत्नी और बच्चे ही उस परिवार में रह पाते हैं। दादा, दादी और दूसरे जो रिश्तेदार होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। इसके अलावा भी संयुक्त परिवार के टूटने के कई कारण हैं, जैसे संबंधों में विशेष तनाव, वित्तीय समस्याएं या सामाजिक असमंजस, ये समझौते की कमी भी है। यही रीज़न है कि हमारा संयुक्त परिवार है जो टूट जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 है हमारा, संयुक्त परिवार में संबंधों की क्या अहमियत होती है, स्पष्ट कीजिए। संयुक्त परिवार में संबंधों की अहमियत ये है कि वह एक साझेदारी और समर्थन स्रोत प्रदान करते हैं। यह सहयोग, समझदारी और विशेष संबंध पैदा करता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर कदम पर आपको सामाजिक समर्थन मिलता है। इससे अनजाने में मिलने वाली मुश्किलों का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। संयुक्त परिवार में सभी लोग आपस में भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त परिवार में हमारे दादा, दादी और हमारे कज़न्स होते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही रीज़न है कि संयुक्त परिवार का बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। क्वेश्चन 4 है, ताले में घुसी पर्ची से क्या आशय है, प्रस्तुत कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर घर के ताले में पर्ची का लगा होना व्यक्ति का समाज से संवाद को टूट जाने की त्रासदी को दिखाता है। यहाँ पर एकल परिवार है, एकल परिवार को दिखाया जा रहा है जिसके घर पे कोई नहीं है और जो अतिथि आया है उसने ताला देखकर पर्ची लटकाकर वह चला गया है। क्वेश्चन 5 है हमारा, कविता का मूल संदेश क्या है, उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कवि संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बनने की प्रक्रिया में पूर्वजों और अपनी पीढ़ी के बीच के अंतर पर ध्यान दिलाते हैं। जहाँ उनके बाबा को तो सारा शहर जानता था, वहीं उनके पिता की पीढ़ी से आजीवन विपन्न का यह दौर शुरू हो गया है। लेकिन तब भी उनके पिता को 4 मोहल्ले के लोग ही जानते थे, लेकिन कवि की पीढ़ी में उसके पड़ोसी तक उसका नाम नहीं जानते। द्वार पर आया हुआ अतिथि दरवाजे का ताला देकर कवि के घर से लौट गया। यह ताला आज नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक अलगाव को इंगित करता है। जहाँ तक उपभोक्तावाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद ने हमारे मूल्य व्यवस्था को बेहद क्षति पहुँचाई है। यही हमारे कविता का मूल संदेश है। क्वेश्चन 8 है, नक्शे कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, संक्षेप में उल्लेख करें। नक्शे कविता 2 स्तरों पर चलती है। पहले नक्शे और मानचित्र के संदर्भ में, यहाँ नक्शा, पैमाना आदि जैसे शब्दों का मूल अर्थ के अलावा प्रतीकात्मक अर्थ विस्तार भी है। नक्शा इस पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा तैयार की गई उन तमाम योजनाओं का प्रतीक है जिसमें आम लोग और देशों को शामिल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के प्राकृतिक संवेदना और मानवीयता के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पर चीज़ें वस्तु और उत्पाद की तरह देखी जाती हैं, जहाँ गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, व्यावसायिकता और मुनाफाखोरी ही उद्देश्य होता है, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्र और लोग ही तय करते हैं पैमाना अर्थात उसका आधार। वे जब चाहे पैमाने को छोटा या बड़ा कर किसी को नक्शे में शामिल कर सकते हैं, तो किसी को नक्शे से गायब भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन 9 है नक्शे। कविता में कवि का कहना है कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। क्या आप कवि के इस विचार से सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। नक्शे कविता में कवि का कहना है कि हम सब एक नक्शे में रहते हैं। कवि के इस विचार से हम सहमत हैं क्योंकि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ भी इन नक्शों की भेंट चढ़ चुकी है। पैंट और चप्पल उन छोटी चीज़ों के प्रतीक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। चोटों के निशान हमारी स्मृति और सुख दुख का हिस्सा भी है जो नितांत व्यक्तिगत चीज़ होती है। नब्ज, रक्तचाप और तापमान हमारे शरीर के उन हिस्सों की ओर संकेत करते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए, चाहे वे शारीरिक बीमारी के रूप में हो क्यों ना हो। परंतु नक्शे के इस ज़माने में कुछ भी हमारा नहीं है, ना ही सपने और ना ही स्मृति। यह सभी के सभी वस्तुओं उत्पादन के रूप में तब्दील होकर किसी न किसी नक्शे में समा गए हैं। मतलब कि हम और हमारी चीज़ खत्म होती जा रही है और तरह तरह के नक्शे तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 10 है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन 11 करवाती हूँ। कवि ने ऐसा क्यों लिखा है कि नदियों को अब नक्शे में रहना ही अच्छा लगता है? नदियों को अब नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सिर्फ नक्शे में ही नदियाँ साफ और चमकदार दिखाई देती हैं। वास्तविक रूप से तो नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है, इसलिए नदियों को नक्शे में ही रहना अच्छा लगता है। क्वेश्चन 12 है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि एक दिन कोई मस्खरा सारे नक्शों को मोड़कर जेब में रख लेगा और चलता बनेगा? कवि को लगता है कि एक दिन कोई परिहास करने वाला व्यक्ति सारे नक्शों को लेकर चलता बनेगा और हम ठगे ठगे से रह जाएंगे। नरेश सक्सेना मानवीयता के प्रबल पक्षधर हैं। मनुष्य अपने जिन गुणों के कारण मनुष्य कहलाता है उसके खोते चली जाने की चिंता इस कविता में अभिव्यक्त हुई है। जैसे बाजरे की रोटियां और धनिए पुदीने की जो चटनी का नक्शे में समा जाना है, इसका आशय है कि स्वाद की विविधता के खत्म हो जाने से है। इस वैश्वीकृत व्यवस्था में छोटी छोटी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह गया है और बाजार सबको एक जैसा बना डालना चाहता है। मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपनी परंपरा, संस्कृति और स्मृति को सहेज कर रख सकता है और चोटों के निशान इसी ओर इशारा करते हैं। वल्दियत और चोटों के निशान इसी ओर इशारा करते हैं कि नक्शे के इस विराट रूप के समक्ष हमारे स्वप्न, हमारी स्मृति, हमारे परंपरा, संस्कृति सब कुछ खतरे में है। इसीलिए कवि इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी संभव हो इस नक्शे से बाहर निकल जाया जाए, यही मनुष्यता के हित में है। क्वेश्चन 13 है, कविता के आधार पर लिखिए कि हर कोई नक्शे में शामिल होने के लिए क्यों परेशान है। नक्शे में क्या है क्या नहीं है पर इतनी बात कर लेने के बाद एक सामान्य और इस नई व्यवस्था के दुष्प्रभाव से अनजान व्यक्ति के प्रश्न से कविता अपनी भाव भंगिमा बदल जाती है। इस व्यवस्था में नक्शे ने ऐसा आकर्षण और आवश्यकता पैदा कर दी है कि हर किसी को नक्शे में शामिल रहना ही श्रेयस्कर लगता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ लगता है। हम इस व्यवस्था के शिकार वह तमाम लोग हैं जो किसी भी कीमत पर नक्शे में शामिल हो जाना चाहते हैं, जिन्हें वर्तमान और खुद पर भरोसा ही नहीं है और भविष्य की चिंता से डरते रहते हैं। नक्शे से बाहर छूटने की आशंका उनके इसी भय को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन 14 है, कविता में नक्शे के बजाय आंखों को कसूरवार ठहराने से कवि का क्या आशय है। पैमाने घटते ही पहाड़, शहर, समुद्र तो छोड़िए देश तक नक्शे से गायब हो जाते हैं। यानी नक्शे में कौन रहेगा कौन नहीं यह पैमाने से ही तय होता है। इसके लिए दोषी ना तो नक्शे को ठहराया जाता है और ना ही नक्शे के योजनाकारों को, बल्कि दोषी उन लोगों को माना जाता है जो उस नक्शे को देखते हैं या उनमें शामिल होना चाहते हैं। नक्शे के बजाय आंखों को कसूरवार कवि ने इसीलिए ठहराया है। क्वेश्चन 16 है, इस कविता की शिल्पगत विशेषताओं का बिंदुवार उल्लेख कीजिए। इस कविता की शिल्पगत विशेषताओं का बिंदुसार उल्लेख निम्नलिखित है। नक्शे आधुनिक काल में लिखी जा रही छंद मुक्त कविताओं के उदाहरण हैं। नक्शे कविता में ना तो छंद है और ना ही तुकबंदी। आधुनिक कविताएं छंदहीन होते हुए भी आंतरिक लय के कारण कविता होती हैं। नक्शे कविता में आंतरिक लय के कारण ही कविता है। नंबर 2 में है, नक्शे आधुनिक काल में लिखी जा रही छंद मुक्त कविताओं के उदाहरण हैं।
नक्शा कविता में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं के बराबर किया गया है। पहला विराम भाई साहब के पश्चात संवाद को स्पष्ट करने के लिए आया है, तो दूसरा कविता के अंत में। यह सिर्फ नक्शे कविता की ही बात नहीं है। छंद मुक्त आधुनिक कविताओं में गद्य के विपरीत विराम चिन्हों का उपयोग अल्प ही मिलता है। थर्ड है, नरेश सक्सेना बोलचाल की भाषा के कवि हैं, इसलिए वह खुद भी मानते हैं कि उनकी कविताओं को आमतौर पर व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल के करीब होती है। इनकी कविताओं में उर्दू के शब्द भी जगह जगह मिल जाते हैं। इस कविता में प्रतीकों का सार्थक उपयोग किया गया है। कविता में एक खास तरह की नाटकीयता भी है। प्रारंभ में शांति, सहजता और गंभीरता, फिर एक बदहवासी एवं अंत में एक भय और सावधान सलाह नाटकीयता को भी उभारा है। क्वेश्चन 15 है, नरेश सक्सेना की कविताओं की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड, नरेश सक्सेना जितने अच्छे उतने ही लोकप्रिय कवि भी हैं। वे अपने अनुभूतियों, संवेदनाओं और सृजन की मौलिकता, गुणवत्ता व वस्तुनिष्ठा को लेकर वे सतर्क रहने वाले कवि हैं। इनकी कविताओं में पर्यावरण की चिंता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं इंजीनियरिंग पेशे का अनुभव मौजूद होता है। नरेश सक्सेना जी को हरित कवि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक चिंताएं भी इनकी कविताओं में अभिव्यक्त होती हैं। इनकी कविताएं आम बोलचाल की भाषा में होती हैं। इनकी कुल मिलाकर 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुई है। पहला है समुद्र पर हो रही बारिश, दूसरा है सुनो चारुशीला। फ्रेंड्स, आपने देखा कि राजेश जोशी जी ने अपने कविता के माध्यम से हमें बताया जो परिवार समाज की पहली इकाई माना जाता है, जिस परिवार से हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, वही परिवार आज संयुक्त परिवार, आज एकल परिवार में परिवर्तित हो गए हैं। वे एक संस्था के रूप में परिवार का आकार और स्थिति उनकी बदलती जा रही है। एकल परिवार का आधुनिक रहन सहन, जीवन शैली, बदलते मूल्यों के कारण अब संयुक्त परिवार भी एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक संबंध बिखरने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर हम दूसरी कविता में नरेश सक्सेना जी की प्राकृतिक और पर्यावरण की बुरी अवस्था के प्रति चिंता अभिव्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी राजेश जोशी जी तथा नरेश सक्सेना जी की 2 कविताएं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।